हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। तो यहाँ पर देखिए, काव्य खंड में हमने प्रीवियस लेक्चर में आत्मकथ्य पढ़ा था और इसके हमने काव्यांश का भावार्थ जाना। इसका थोड़ा सा हम समरी पढ़ेंगे कि क्या कुछ इस चैप्टर में है, इस काव्यांश में क्या क्या लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ये काव्यांश है और यहाँ पर इसकी हम थोड़ा सा सारांश देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। मुंशी प्रेमचंद्र के संपादन एडिटिंग में निकलने वाली उस समय की हंस पत्रिका के आत्मकथा के भाग के लिए अत्यंत प्रसिद्ध और मशहूर छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी भी आत्मकथा लिखने के लिए उनको जो है आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। कवि को जब अपनी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला तब अतीत में घटी सभी घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी जो कि इस काव्यांश के लेखक थे, उन्हें जो है उनकी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया और जब उनको इसका प्रस्ताव मिला तब अतीत में घटी हुई सभी घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगती है, जिस कारण कवि अपनी आत्मकथा नहीं सुनाना चाहते हैं और वे कई तरह के तर्क देते हैं जिससे उन्हें अपनी आत्मकथा न सुनानी पड़े। अर्थात वे अपनी आत्मकथा नहीं सुनाना चाहते हैं, इसलिए वो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर तर्क दे रहे हैं। ठीक है। कवि जयशंकर प्रसाद जी जो है भौरे के माध्यम से अपनी आत्मकथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से एक भौरा फूलों के आसपास क्या करता है, गुंजार करते हुए क्या करता है, मंडराता रहता है। आपने देखा होगा फूलों के चारों तरफ भौरा जो है चारों तरफ क्या करता है, गूंजता रहता है, वो क्या करता है, मंडराता रहता है। उसी प्रकार से उन जो भी उनकी जीवन में जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के चारों तरफ उनका जो है, यानी कि वो उन घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं। कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन भी जो है वो भी भौरे की तरह अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर गुंजार करते हुए न जाने अपने कौन कौन सी कहानियां कहना चाहता है। अर्थात क्योंकि जब हम अपनी आत्मकथा की बात करें तो आत्मकथा क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जीवन के समस्त घटनाओं का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कवि भी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से भौरा जो है फूलों के चारों तरफ क्या करता है, मंडराता रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी जो है भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से एक भौरा फूलों के आसपास गुंजार करते हैं और मंडराता फिरता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन रूपी भौरा भी अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर जो है गुंजार करते हुए न जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। कवि का जीवन जो है रूपी वृक्ष जो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था, अब वो सभी पत्तियां जो है मुरझा करके एक एक करके गिर रही है। कवि ने क्या कहा कि एक ऐसा समय था जिस समय मेरे जीवन में सुख था और अब जो है वो सुख रूपी जो वृक्ष है वो सूख चुका है। पहले जिस प्रकार से वृक्ष क्या होता है, हरा भरा दिखता है, लेकिन सूख जाने के बाद वो पत्तियां जो है नीचे झड़ जाती हैं। ऐसे ही मेरे जीवन में पहले सुख था और अब जो है उनके जीवन में सुख व आनंद की कमियां हैं। अब वो हरा भरा जो वृक्ष है वो सूख गया है। आगे यहाँ पर कवि कहते हैं क्योंकि आज कवि के जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं, उनके जीवन में जो है सुख की जगह दुख और निराशा ने ले ली है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, जहां मेरे जीवन में पहले क्या थी, सुख थी, अब जो है सुख की जगह जो है मेरे जीवन में किसने ले ली है, निराशा ने ले ली है। ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं कवि। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में जो है जो पहले हरा भरा वृक्ष था अर्थात सुख उनके जीवन में था, अब उनका जीवन रूपी जो सुख है, वो जो वृक्ष है वो सूख चुका है। हिंदी साहित्य रूपी इस विशाल विस्तार वाले आकाश में न जाने कितने महान पुरुष अर्थात लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। अर्थात उन्होंने कहा है कि इस हिंदी साहित्य में जो है कई प्रकार के जो लेखक हैं, जो प्रसिद्ध लेखक हैं हिंदी साहित्य में, उनके जो है जीवन कथा आत्मकथा जो
हैं यहाँ पर मौजूद हैं। लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। ये लाइनें यहाँ पर कवि ने कही थी कि लोग क्या करते हैं, पहले उनकी जीवन की कथाओं को पढ़ते हैं, फिर उनके जीवन में जो कमियां होती हैं उसका भी वो मजाक उड़ाते हैं। इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में कवि जो है लगा रहता है। और कवि अपने दोस्तों से क्या कहते हैं, अपने मित्रों से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है वो एकदम खाली है, अर्थात इसमें कोई भाव नहीं है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना ज्यादा सरल होता है उसको लोग उतना ही ज्यादा धोखा देते हैं। कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि जिस व्यक्ति का जो जीवन जितना सरल होता है लोग उसको ज्यादा क्या करते हैं, धोखा देते हैं। ठीक है, आगे कवि ने क्या कहा है, कवि अपने प्रपंची जो उनके मित्र हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात बता रहे हैं। कवि ने क्या कहा, अपने उन प्रपंची मित्रों की असलियत वो दुनिया के सामने ला कर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ वे अपने निजी पलों को भी जो है दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते, अर्थात वे जो है अपने जीवन की जो कथाएं हैं, अपने जीवन की जो व्यथा है वो आत्मकथा के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं। आगे कहते हैं साथ ही साथ वो जो है अपने जो निजी पल हैं यानी कि जिसमें उन्होंने कुछ कमियां भी करी होंगी, क्योंकि इंसान है, इंसान से कमियां भी होती हैं। ठीक है, तो उन कमियों को वो दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि चांदनी रातों में उन्होंने अपनी प्रियसी यानी कि पत्नी के साथ एकांत में खिलखिलाकर जो है हंसते हुए, उससे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था वही मधुर स्मृतियां ही जो है तो अब उनके जीवन जीने का जो है एकमात्र सहारा है। उन निजी क्षणों का वर्णन वे कैसे कर सकते हैं? उन आनंद भरे पलों की बातों को वे दूसरों के साथ जो है शेयर नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ नहीं बांटना चाहते हैं। आगे कवि ने यहाँ पर क्या कहा, आगे कवि ने कहा कि जिसका वे स्वप्न देखा करते थे, जिस सुख की उन्होंने कल्पना की थी, वह सुख उनकी बाहों में आते आते अचानक धोखा देकर भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं क्योंकि उनके जीवन में सुख नहीं है, उनके जीवन में जो है कष्ट है और प्रसन्नता नहीं है। कहते हैं कि जिस सुख की मैंने स्वप्न देखा था, जिस सुख की उन्होंने कल्पना की थी, वह सुख उनकी बाहों में आते आते अचानक धोखा देकर भाग गया। अर्थात कवि ने अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी वह उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई है और उनका सारा जीवन जो है दुखों से भर गया है। क्योंकि कवि की पत्नी का देहांत हो गया है इसलिए वो दुखी हैं और वो क्या कहते हैं कि वो जिस पल की मैंने कल्पना की थी, जिस जीवन की मैंने कल्पना की थी, अब वो मेरे साथ नहीं रहा, लेकिन वो जो पल हैं जो मैंने खुशी के सुख के जो बिताए हैं उन पलों के सहारे अब जो है कवि जी रहे हैं और उसे अपनी आत्मकथा के रूप में वो नहीं लिखना चाह रहे। ठीक है, अपनी पत्नी की सुंदरता की तुलना कवि ने उदित होता हुआ सुबह से की है कि जो सूर्य की जो लालिमा है, जो सुबह सुबह सूर्य जो है लाल जो है चमकता है, कहते हैं कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर थी कि सूर्य की जो लालिमा है ऐसा लगता है कि वो उसी के गालों से जो है ये लालिमा सूर्य ने ली है। अभी उनकी आत्मकथा लिखने का सही, अब उन्होंने क्या कहा है, कवि यहाँ तर्क दे रहे हैं कि अभी उनकी जो आत्मकथा लिखने का समय सही नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है और ना ही वे अभी अपने दुखों को कुरेदना चाहते हैं। क्योंकि जब हम अपनी बातों को कहते हैं, दुख भरे बातों को जब कहते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं उन बातों में खो जाते हैं और हमें जो है फिर से दुख होने लगता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं उन बातों को फिर से नहीं कुरेदना चाहता हूँ। आज वे अपनी पत्नी की ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते को जो है कि थकान दूर करते हैं, अर्थात उसी की यादें उनके थके हुए जीवन का सहारा है। ठीक है, कवि उन सब से पूछ रहे हैं कि उनके जीवन की कहानी जानकर वे क्या क्या करेंगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में कवि ने अभी तक
सुनाने लायक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। तो कवि यहाँ पर अपने को तुच्छ समझते हैं, वो जो है सरल विचारों वाले हैं, क्योंकि कई बार हम एक छोटा सा काम करने के बाद भी अपने को बहुत ही महान समझने लग जाते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा और महान कार्य किया है। लेकिन कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का कोई कार्य ही नहीं किया है। क्या कहते हैं कि मैंने अभी तक इस प्रकार की कोई उपलब्धि हासिल ही नहीं की है जो वे उन सब को सुना सके। कभी आगे कहते हैं कि यह सब ज्यादा बढ़िया हो रहेगा कि वे चुप रहकर बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियों या आत्मकथाओं को सुने। कवि के अनुसार उनकी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी खास नहीं है या उन्होंने अभी तक ऐसी कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिलेगी या जिसे पढ़ने के लिए किसी की कोई जो है उसको कोई एक्सपीरियंस या कोई अनुभव मिले। तो ऐसे जो है साधे विचारों वाले हैं हमारे लेखक जी। आगे यहाँ पर अंत में कवि ने क्या कहा है कि ऐसा कोई जो है अनुभव उनके जीवन में नहीं है जो मैं आपको सुना सकूं। फिर कवि आगे कहते हैं कि यह ज्यादा बढ़िया रहेगा कि वे चुप रहकर बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियों या आत्मकथाओं को सुने। कवि के अनुसार उनकी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी खास नहीं है या उन्होंने कुछ ऐसा उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिलेगी या जिसे पढ़ने से किसी की कोई रुचि हो। कवि यहाँ पर एक तर्क देते हुए कहते हैं कि वैसे भी अभी सही समय नहीं है। कवि क्या कहते हैं कि अभी जो है सही समय नहीं है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि उनका दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया है और कवि अपने दुखद क्षणों को जो है भूलना चाहते हैं और इस समय वो अपने दुखद अतीत को कुछ समय के लिए भूले हैं, इसलिए वे वापस अपने दुख को जो है अतीत को जो है कुरेद कर फिर से दुखी नहीं होना चाहते हैं। इसलिए कवि ने क्या कहा कि मुझे जो है अभी अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी है। उसके लिए जो है कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसको लिख कर आप मेरे अनुभवों को जान करके उन अनुभवों को पढ़ करके अपने जीवन में कुछ सीख लें। कवि का जो है यहाँ पर साधा जो विचार है अपने बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं वो करते हैं, क्योंकि कई बार इंसान का नेचर क्या, इंसान की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, वो सोचते हैं छोटा सा काम कर लेने के बाद इंसान अपने आप को बहुत महान समझ लेता है। ठीक है, जबकि वो एक महान साहित्यकार थे, लेकिन फिर भी वे अपने आप को तुच्छ समझते हैं, कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा मैंने उपलब्धि नहीं ली है जिससे आप कुछ सीख पाए। फिर वो क्या कहते हैं कि दुनिया वाले जो हैं दूसरे की कमियों को देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए भी कवि जो है अपनी गाथा को नहीं, अपनी जो आत्मकथा है उसको नहीं लिखना चाहते हैं। साथ ही साथ कवि के जीवन में जो है अनेक प्रकार के दुख हैं, वो अपनी पत्नी के वियोग में बड़े दुखी हैं और उन्हीं की याद में जो है वो उसको फिर से जो है क्या कह रहे हैं कि मैं उसे उन क्षणों को फिर याद करके मैं दुखी नहीं होना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये था इस काव्यांश का सारांश। इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके जो भावार्थ हैं और जो अर्थ हैं वो हमने सीखे, हमने लिखा और अभी कुछ प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर करेंगे। चलिए, तो देखिए पहला प्रश्न है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। पहला प्रश्न क्या है, चलिए इसके भावार्थ को आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा और अपने शब्दों में इसके भावार्थ को लिखेंगे। चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और देखिए पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, तो इसमें पॉइंट से हम इसका आंसर लिखेंगे अलग अलग। तो देखिए पहला जो कारण था जिससे कवि जो है अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं,
पहला कारण क्या था कि जब हम अपनी आत्मकथाएं लिखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अपनी दुर्बलताओं, अपनी कमियों का भी बखान करना पड़ता है, ठीक है। और इसी से जो है कवि कहते हैं कि दुनिया वाले जो लोग हैं दूसरे की कमजोरियों को, दूसरे की दुर्बलताओं का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। ये काव्यांश ही इस पूरे प्रसंग पर लिखा गया है कि कवि जो है अपनी आत्मकथा लिखने से जो है बचना चाहते हैं। तो क्यों वो बचना चाहते हैं, इसमें हम अलग अलग पॉइंट्स लिखेंगे। दो तीन इनके कारण हैं। तो देखिए पहला कारण था आत्मकथा लिखने के लिए कवि को अपने मन की कवि को अपने मन की दुर्बलताओं और कमजोरियों का, ठीक है ना, अपने मन की दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ता, क्योंकि जब हम आत्मकथा लिखेंगे, ठीक है, आत्मकथा लिखेंगे तो पहला हमें अपनी दुर्बलताओं और अपनी कमजोरियों का क्या करना पड़ता, उल्लेख करना पड़ता, उसको भी लिखना पड़ता कि हमारे जीवन में क्या क्या कमियां रह गई, ठीक है ना, और उनको जो है हमें कैसे सुधारना चाहिए। तो ये जो है पहली कमी रही, पहला कारण रहा उनके आत्मकथा ना लिखने का, ठीक है। चलिए इसको लिखते रहेंगे कि आत्मकथा लिखने के लिए कवि को अपने मन की दुर्बलताओं और कमियों का उल्लेख करना पड़ता। कहते हैं कि हमने जो है अपनी सरलता के कारण, अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार उन्होंने कई बार जीवन में धोखा खाया, ठीक है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने जीवन में कई बार धोखा खाया है और वे अपनी व्यक्तिगत जीवन का उपहास का कारण नहीं बनना चाहते, व्यक्तिगत जीवन के उपहास का कारण नहीं बनना चाहते। क्या कहते हैं कि वे अपनी व्यक्तिगत जीवन के उपहास का कारण नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा, लोग जो है हमारी कमियों का क्या करेंगे, उपहास उड़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम अपनी कमियों को लिखेंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन को जब हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे, तो लोग जो है हमारा उपहास भी उड़ाएंगे। तो दूसरा कारण ये था कि वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। थर्ड कारण जो उनका था कि उनके जीवन में कई ऐसे घटनाएं हुई थी जिनको
फिर से वो याद करके दुखी नहीं होना चाहते थे। तो क्या कहते हैं कि कवि के जीवन में, यहाँ आप लिख सकते हैं कि कवि के जीवन में कई पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, जिनको वे तो उनकी जीवन में जो है कई पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं, जिनको याद करके वे दुखी नहीं होना चाहते। तो उनके जीवन में जो है कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनको याद करके वे जो है दुखी नहीं होना चाहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, कुछ पंक्तियां हैं, उसका भाव आपको बताना है, भाव स्पष्ट करना है आपको। प्रश्न संख्या 7 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपने यहाँ पर क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। क्या करना है? भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करना है। ठीक है। तो क्या ये पंक्तियां हैं, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि ने यहाँ पर इस पंक्ति का स्पष्ट करने को कहा है। यहाँ पर इस प्रश्न में क्या लिखा है? आलिंगन में आते आते मुस्किया भाग गया। तो इन पंक्तियों का यहाँ पर भाव स्पष्ट करना है। क्या कहा है? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। यहाँ पर 2 लाइनें और हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा लिख लेंगे। मुस्किया कर जो भाग गया। ठीक है। अब इसका भाव स्पष्ट करना है कि इन 2 पंक्तियों में यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते थे। क्या कहा कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। इनका हमें क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। इसका हम आंसर पूरा हमने भाव पढ़ लिया था। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि जिस सुख की मैंने कल्पना की थी, जिसका मैं स्वप्न देखा करता था, वह सुख तो मुझे मिला ही नहीं। वो मेरे पास आते आते जो है वो क्या हो गया है? भाग गया है।
ठीक है ना। तो इस पंक्ति में कवि ने अपनी पत्नी का जो वियोग यहाँ पर वो दर्शा रहे हैं और पत्नी वियोग में ही कह रहे हैं कि मेरी पत्नी के साथ मेरे जो सुख के पल थे वो जो है आते आते भाग गया है। तो मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, यानी कि जिस स्वप्न सुख की मैंने कल्पना की थी, जिस सुंदर से स्वप्न की मैंने क्या की थी, जीवन की मैंने कल्पना की थी, वो मेरे पास आते आते वो क्या हो गया है, भाग गया है। ठीक है, तो इस पंक्ति का आप अर्थ लिख लेंगे। यहाँ पर आप इसका अर्थ लिखेंगे, वो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं। कवि कहते हैं जिस प्रेम की जिस प्रेम का वो स्वप्न देखा करते थे, वह उनको कभी नहीं मिला। कवि ने क्या कहा कि जिस प्रेम का वो स्वप्न देखा करते थे वह उन्हें कभी नहीं मिला। ठीक है ना। और जिस सुख की उन्होंने कल्पना की थी, और जिस सुख की उन्होंने कल्पना की थी वो भी उनको कभी नहीं मिला और उनका जीवन जो है सुख से वंचित रहा। और क्या कहते हैं, उनके भाग्य में या उनके जीवन में सुख जो है उनके पास आया, लेकिन आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया, यानी कि वो मेरे पास आकर भी जो है मुझसे दूर हो गया है। यहाँ पर आगे लिखेंगे उनके जीवन में सुख आते आते भाग गया, या फिर यहाँ पर आप दूर चला गया लिख सकते हैं, आते आते दूर चला गया। ठीक है। अब इसके साथ ही और भी आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हैं, उनको आप, क्योंकि हमने सारा भावार्थ लिख लिया है, प्रश्न उत्तरों को हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि पूरा ही काव्यांश का हम सारांश पढ़ चुके हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर आप कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर जो आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित जो आपका काव्यांश है, उस काव्यांश के भावार्थ को, उसके पाठ के सार को और कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पर आज की क्लास में किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी के साथ थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।